छोड़ दिया वो रात। अगले 2 दिन भी उसने ऐसी खामोशी के साथ गुजार दिए। ना सवाल, ना शिकवा, ना कोई लफ्ज। अकीला और उसके दरमियान जैसे लफ्ज खत्म हो गए हूँ। तीसरे दिन शाम के धुंधलके में अकीला ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। आवाज में अजीब सा बूझ था। तुम्हारी अम्मी का फोन है। उसने कोई जवाब दिए बगैर मोबाइल थाम लिया। दूसरी तरफ माँ की ससकियाँ थीं, टूटी हुई आवाज थी। हाँ, ज़ेब के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। उसने कहा तुम उस जैसी नहीं हो जैसी उसे चाहिए थी। कि उसने तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखी थीं और तुमने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। हर लफ्ज किसी खंजर की तरह उसके वजूद में उतर रहा था। उसने एक लफ्ज भी कहे बगैर फोन बंद कर दिया। अकीला सब कुछ समझ चुकी थी। मोबाइल उसके हाथ से लेते हुए उसने मध्यम मगर काटदार आवाज में पूछा, क्या मिला तुम्हें? वो खाली नजरों से अकीला का चेहरा देखती रही, जैसे कुछ सुनने, कहने या समझने की सकत बाकी ही ना रही हो। अकीला का लहजा तल्ख हो गया। तुमने जुल्म किया है अपने आप पर, अपने घर वालों पर और जहां ज़ेब पर। 9 साल बाद लोग क्या कहेंगे कि लड़की में ही कोई खराबी थी। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी थी। अब यहाँ हर एक को क्या बताओगी कि शादी क्यों मुलतवी हो गई? रावलपिंडी में तुम्हारे घर वाले किस किस को सफाइयाँ देंगे? 9 साल पुरानी मंगनी टूटने की क्या वजह थी? तभी 9 साल बाद लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। फिर उसने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया और वो और गहरा कर दिया। तुम्हें अंदाज़ा है इस वक्त तुम्हारे घर में कैसा मातम हो रहा होगा? उसकी आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। अब एक हाथ में अपने अखलाकियात उठाए और दूसरे में अपना मजहब लेकर सारी उम्र फिरती रहना। लोगों को आयतें, हदीसें सुना सुना कर अपनी सफाइयाँ देती रहना। देखना कितने लोग यकीन करेंगे तुम्हारी पारसाई पर। वो करीब आकर बोली, ना तुम्हारी नमाजें, ना तुम्हारी शराफत, ना तुम्हारा किरदार, कुछ भी तुम्हें नहीं बचाएगा। लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसे हर लड़की को देखते हैं। वही बातें कहेंगे जो एक वर्किंग गर्ल के बारे में कहते हैं। आखिरी जुमला इसने आहिस्ता मगर बेरहम अंदाज में कहा, जो तुम्हारे मुकद्दर में था तुमने खुद उसे ठुकरा दिया। अब देखना तुम्हारे लिए बाकी क्या रह गया है। वो मुसलसल बोलती रही। तल्खी, मायूसी और गुस्सा एक साथ बरस रहा था। उम्मीद देर तक उसका चेहरा देखती रही, फिर उसकी आंखों में नमी उतरी और अगले ही लम्हे वो टूट गई। उस रात वो धाड़े मार मार कर पागलों की तरह रोई। जहां ज़ेब, अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसा रोना जिसमें आवाज, होश और खुदी सब तहलील हो जाएं। अकीला ने कमरे में डेक लगा दिया था ताकि उसकी चीखें किसी और के कानों तक ना पहुँचें। वो उसे चुप करवाती रही, खुद भी आंसू बहाती रही। रात 2 बजे तक वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। अकीला ने 2 बजे उसे स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया। उस रात के बाद भी वो कई बार इसी तरह टूट कर रोई, मगर अकीला के सामने नहीं। चंद दिन अकीला उसे ट्रैंक्विलाइजर देती रही। फिर जब वो बज़ाहिर नॉर्मल होने लगी तो अकीला ने सूख का सांस लिया। खुदा का शुक्र, कम से कम अब ये सांस तो ले रही है। कुछ भी न पाया मैंने सफर में होके। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो दुनिया में रहते हुए भी जैसे दुनिया से कट गई थी। उसे बस इतना याद रहता कि सुबह वक्त पर ऑफिस जाना है, फिर ट्यूशन पढ़ानी है और रात को खामोशी के साथ हॉस्टल लौट आना है। इन चंद मामूली मामूलात के सिवा उसके जहन में कुछ बाकी नहीं बचा था। 2 हफ्ते गुजर गए मगर वो हॉस्टल छोड़कर ना गई। हॉस्टल की लड़कियां क्या सोचती रहीं? वार्डन की आंखों में उतर आने वाली हमदर्दी क्या मानी रखती थी, और उसके वजूद पर अचानक उतर आने वाली ये गहरी खामोशी क्यों दूसरों के लिए सवाल बन गई थी? वो नहीं जानती थी। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं रही थी। उसने आईने में देखना छोड़ दिया था, शायद इसलिए कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो सच भी दिखाता है, और सच देखने की हिम्मत उसके पास नहीं रही थी। वो नमाज के लिए बैठती मगर दुआ लबों तक नहीं आती, हाथ खाली रह जाते और वो उठ खड़ी होती। सड़क पर चलती तो हर चेहरा उसे जहां ज़ेब का अक्स लगता। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वही नजर आता है। यूं लगता है जैसे वो हर वक्त मेरे आसपास मौजूद है। हर साया उसी का वहम बन जाता। ये वहम उसका ताक़ुब करने लगा था। हर वक्त, हर जगह। सोने से पहले उसके जहन में उभरता आखिरी ख्याल भी वही होता, और सुबह आँख खोलते ही पहला तासर भी उसी का। अक्सर मेस से खाना लेते हुए वो अपने बारे में सरगोशियाँ सुनती थी। ये वही लड़की है ना जिसकी शादी टूट गई थी? मंगेतर ने खुद इनकार किया था।
इतने साल की मंगनी ऐसे नहीं टूटती। वो भी 2 हफ्ते पहले। बेचारी, मगर जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आखिर इतने साल हॉस्टल में रही है, सुना है बहुत पुरानी मंगनी थी। मंगेतर तो बहुत खूबसूरत था, बाहर से पढ़कर आया था। मुझे तो तरस आता है, कितना जुल्म हुआ है इस पर। हमें हकीकत का क्या पता, हो सकता है इसी में कोई खराबी हो, वरना इतनी पुरानी मंगनी। शादी की तारीख तय होने के बाद कौन तोड़ता है। अगले कई दिन वो सिर्फ एक मौजू बनी रही। चलती तो बातें उसके पीछे चलती थीं, रुकती तो नजरें उस पर ठहर जाती। लोगों की बातें, ताना, मजाक उड़ाती हंसी, मतजस्सुस आंखें, इशारे, सरगोशियां, मगर उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि अभी तक उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये सब वाकई उसी के साथ हुआ है। शुरू में उसे सब कुछ ख्वाब लगता रहा, एक खौफनाक ख्वाब, मगर ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। और हकीकत को मानने की कोशिश ने उसे मुकम्मल जहनी इंतशार में मुब्तला कर दिया था। हॉस्टल की लड़कियों के कहकहे उसे अजनबी लगते, उनके चेहरों की मुस्कुराहटें जैसे किसी और दुनिया की हूँ। वो बचपन से नमाज की आदी थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता नमाज उससे छूटने लगी थी, और अगर कभी पढ़ती भी तो दुआ के लम्हे में बेहिस वाओ हरकत बैठी रहती। उसे समझ नहीं आता था कि खुदा से अब क्या मांगा जाए। वीकेंड पर रावलपिंडी जाती तो अम्मी बात करते करते रोने लगती, और वो खामोशी से देखती रहती। ना दिलासा देने की हिम्मत, ना आंसू पहुंचने का हौसला। अम्मी बार बार पूछती, आखिर उसने कौन सी शर्त रखी थी जिसे तुमने मानने से इनकार किया। मगर वो जवाब देने से कासिर थी, यूं गूंगा बन जाने से। क्या तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी? जो हो गया उसे भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो, खुद को इस खोल से निकालो। कभी अपनी आंखों को देखा है, कभी कितनी शोख और चमकदार होती थीं, और अब तुम्हारी आंखों में ऐसी उदासी है कि मुझे खौफ आने लगता है। अकीला उसे ये सब कहती रहती, और वो उसे बेतासुर खाली नजरों से देखती रहती। एक दिन उसने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत तारीक जंगल की तरह होती है, एक बार उसमें चले जाओ तो रोशनी भी अजनबी लगने लगती है। मोहब्बत तारीक जंगल की तरह होती है, एक बार इसके अंदर चले जाओ तो ये बाहर आने नहीं देती, और अगर निकल भी आओ तो आंखें अंधेरे की ऐसी आदी हो जाती हैं कि रोशनी में भी कुछ नजर नहीं आता, वो भी नहीं जो बिल्कुल साफ और रोशन हो। अकीला की सारी नसीहतों के जवाब में उसने बस इतना कहा, मैं भी अभी कुछ नहीं देख पा रही, मुझे सिर्फ ये नहीं मालूम कि मैं जंगल के अंदर हूँ या बाहर। अकीला ने खामोशी से उसके चेहरे पर चादर दुरुस्त की और हमदर्दी से उसका सर थपथपा दिया। अगले कुछ सालों में उसकी बहन की शादी हो गई। साकिब एफएससी करने के बाद आर्मी चला गया, और मोइन भी काम करने के बाद एक मोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने लगा। उसके कंधों पर पड़ी हुई जिम्मेदारियां हटती गईं, और खामोशी ने कुछ और मजबूती से उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अकीला ने एक के बाद दीगरे कई एंगेजमेंट तोड़ी थीं, और चंद दिन रोने धोने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती और नए सिरे से किसी बॉयफ्रेंड की तलाश शुरू कर देती। अकीला हर बार संभल जाती थी, मगर उम्मीद की तलाश वहीं खत्म हो चुकी थी। अकीला एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखती थी और लाहौर में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस नहीं गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके वालिदैन की डेथ हो गई। 2 भाई शादी करने के बाद अपने अलग अलग घरों में सेटल थे, जबकि वो मुस्तकिल तौर पर हॉस्टल में मुकीम थी। बाद अज़ां उम्मीद ने उसे देखकर सोचा, क्या खुश रहने के लिए रिश्ते वाकई ज़रूरी होते हैं? शायद मुझे खुशी नहीं, सिर्फ जिंदा रहना है। अगर ये अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजार सकती है तो क्या मैं भी? हाँ, क्या फर्क पड़ता है यहाँ रहने से? शायद घर की ज़रूरत उसको होती है जिसको खुश रहना हो, और मुझे सिर्फ जिंदा रहना है, चाहे इस हॉस्टल में या कहीं और। खुशी मेरी ज़रूरत है ही नहीं। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की एक फास्ट फूड की चेन में काम करती थी। वो अपनी जॉब छोड़कर वापस जा रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। जॉब अच्छी है, टेंशन नहीं। उम्मीद ने इन दिनों अपनी फर्म बंद होने के बारे में सुना था, और वो फर्म में उसका आखिरी महीना था। शायद अकीला ने इसके बारे में हॉस्टल की कुछ लड़कियों से बात की थी। यही वजह थी उस लड़की ने उम्मीद को इस जॉब के बारे में मतला कर दिया। उम्मीद ने भी कुछ कहे बगैर इस बात में सर हिला दिया। फर्म से फारिग होने के बाद उसके पास कोई जरिया आमदनी ना होता, क्योंकि कुछ अरसा पहले वो ट्यूशन छोड़ चुकी थी। अब घर को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं थी, मगर इसके बावजूद उसे अपने अखराजात के लिए रकम चाहिए थी। खुशी शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसे बस जीना था।
किसी भी जगह। बिना मकसद मुस्कुराना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। इतना मुश्किल कि बाज़ औक़ात आंखें भी साथ नहीं देती। ऑर्डर नोट करते और ऑर्डर की ट्रे थमाते वो हर बार मुस्कुराती। सारा दिन उसके सामने बहुत से चेहरे गुजरते रहते। इसके साथ काम करने वाली लड़कियों का ख्याल था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश रहती है। वो खामोशी से उनका तबसरा सुनती और उनके पास से उठ जाती। उसे याद नहीं उसे वहाँ काम करते कितने दिन हुए थे, मगर एक दिन वहाँ उसने जहाँ ज़ेब को देखा। इसे यकीन नहीं आया, शायद ये वैसा ही इल्यूजन है जिसके साथ मैं इतने अरसे से रह रही हूँ। उसने खुद को बहलाने की कोशिश की, मगर उस दिन वो वहम नहीं था, वो वाकई जहाँ ज़ेब था। वो काउंटर के कोने में खड़ी बेहिस वाओ हरकत उस पर नज़र जमाए हुई थी। वो एक लड़की के साथ हंसता हुआ काउंटर पर खड़ा अपना ऑर्डर नोट करवा रहा था। उम्मीद का दिल चाहा वो भागकर उसके पास चली जाए, उससे पूछे क्या वो उसे याद है। उसी वक्त उसके पास एक लड़की आकर अपना ऑर्डर नोट करवाने लगी। जहां ज़ेब अब उस लड़की के साथ एक टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था। वो उस लड़की का ऑर्डर लेकर अंदर चली गई। वापस आने में उसे 10 मिनट लगे थे और वो वहाँ नहीं था। वो अभी यहीं था और अब जैसे कभी था ही नहीं। उसे यकीन नहीं आया, वो अभी यहाँ था और अब। उम्मीद तुम ठीक हो? उसके साथ काम करने वाली फेरूजा पूछ रही थी। हाँ, उसने जैसे किसी खाई से जवाब दिया। मगर तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? और वो अब उसके माथे को छू रही थी। तुम ऐसा करो, कुछ देर अंदर बैठकर आराम करो, फिर आ जाना। वो उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर ले आई। अगर मैं 4 साल पहले तो आज मैं उसके साथ होती। उसके अंदर एकदम बहुत शोर होने लगा। वो बेइख्तियार रोने लगी। बहुत देर रोने के बाद वो मुंह धोकर वापस काउंटर पर आ गई। उसकी शिफ्ट खत्म होने में अभी 1 घंटा था। तभी उसके पास एक गैर मुल्की आया। Good afternoon. I think I'll try the deluxe burger, please. Excellent choice. Would you like anything else today? अगर आपको ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की ये किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल लव विद स्टाइल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। नई अक़साद की बरवक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अगली किस्त बहुत जल्द आपके सामने पेश की जाएगी, इसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।